हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर ली है। अब हम क्लास 7 की हिस्ट्री को देख रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 कल की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज जो है हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, और चैप्टर 2 का नाम क्या है तो आप देखिए, नए राजा और राज्य। तो आज हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आपको बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं राजराजा चोल, दूसरा है राजेंद्र चोल, तीसरा ऑप्शन है विजयालय चोल, और चौथा ऑप्शन है कुलोत्तुंग चोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि विजयालय चोल। ऑप्शन सी जो है विजयालय चोल, इनके द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो 9वीं शताब्दी में। ठीक है, तो विजयालय चोल के द्वारा चोल वंश की स्थापना जो की गई थी वो 9वीं शताब्दी में की गई थी, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये जो विजयालय चोल हैं ये पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, तो किसके सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे, यानी कि पल्लवों के अधीन थे। बाद में फिर पल्लवों को पराजित करके ये जो है अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं और चोल वंश की स्थापना कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विजयालय चोल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि तंजौर में स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये दरअसल बा में जो है री की मात्रा होगी, बृहदेश्वर ऐसे लिखा जाता है, इसमें बृहदेश्वर लिखा है जो कि गलत है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तनी हम लोग थोड़ा शुद्ध शुद्ध देखें, ताकि कहीं अगर मतलब कि वर्तनी को पूछ लिया जाए हिंदी में तो हमसे गलती ना होने पाए। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि तंजौर में स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास राजराजा चोल, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र चोल, तीसरा है विजयालय चोल, और चौथा है कुलोत्तुंग चोल। तो ऑप्शंस लगभग वही हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि राजराजा चोल। तो जो राजराजा चोल हैं इनके द्वारा तंजौर में स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। ये 11वीं शताब्दी में कराया गया था। ये भी याद रखिएगा कि 11वीं शताब्दी में इनके द्वारा जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है वो स्थापित करवाया गया या बनवाया गया। एक बात और याद रखिएगा कि जो राजराजा चोल हैं ये चोल वंश के सबसे प्रतापी या शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। और जो तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन सी शैली में बना है, कई बार यही पूछ लेते हैं कि कौन सी शैली में बना है, तो ये हो जाएगा हमारा द्रविड़ शैली। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी जान लीजिए कि मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं, जिसमें आप देखेंगे नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। तो नागर शैली के जो मंदिर हैं वो हमारे उत्तर भारत में बनाए जाते हैं। बेसर शैली जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिला जुला, यानी कि द्रविड़ और नागर शैली का मिला जुला रूप है, जो कि मध्य भारत में बनाया जाता है इस तरह की मंदिर। और जो द्रविड़ शैली की मंदिर है वो आपको दक्षिण भारत में देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनवाया गया था। ठीक है, एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की जो सूची आती है उसमें शामिल किया गया था 1987 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से कि 1987 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि राजराजा चोल के द्वारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था। और ये तंजौर है कहाँ, तो ये तो हमने बताया ही नहीं कि ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में ये तंजौर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि दक्कन में किस राजवंश का उदय हुआ था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव या चंदेल। तो आप बताइए कि दक्कन वाला जो इलाका है वहां पे कौन से राजवंश का उदय हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि राष्ट्रकूट राजवंश जो है वो दक्कन वाले इलाके में थे। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि शुरुआत में यानी स्टार्टिंग फेज में जो राष्ट्रकूट वंश के लोग थे वो किसके अधीन थे, यानी कि शासक तो बाद में बने हैं, पहले ये किसी के सामंत थे। आपको बताना है कि ये किन के सामंत थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रकूट, दूसरा देखिए चालुक्य, तीसरा पल्लव और लास्ट में आप देखेंगे कि चंदेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो राष्ट्रकूट वंश के लोग थे वो चालुक्य के अधीन थे, यानी कि चालुक्यों के सामंत थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला। अब हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। कई बार जो है संस्थापकों का एक साइड जो है राजवंश दे देंगे और एक साइड संस्थापक दे देंगे। आपको मैच द फॉलोइंग में करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी सामने सामने लिखा रहता है, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, और कभी कभी ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आपको सही टिक करना है। तो कई सारे मतलब की तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको फैक्ट पता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। तो हमने बताया कि राष्ट्रकूट वंश का जो स्थापना है वो किनके द्वारा की गई थी, तो ये दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी और ये लोग चालुक्य वंश के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए क्या आवश्यक था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सभा का सदस्य बनना चाहता था तो उसके लिए क्या क्या होना आवश्यक था। तो ये जो अभिलेख है आप देखेंगे कि हमारे चैप्टर में उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में बताया गया है। तो हम लोग उसी अभिलेख से हमने ये क्वेश्चन बताया है। और ये उत्तर मेरूर जो अभिलेख है ये कहाँ पे मिला है, तो ये तमिलनाडु में मिला हुआ है उत्तर मेरूर अभिलेख। ठीक है, और किससे संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। और इसी चोल वंश में जब ये उत्तर मेरूर अभिलेख चोल वंश से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि चोल वंश में जो सभा थी उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि चोल वंश में ये जो सभा शब्द था ये किसके लिए यूज होता था। तो ये जो सभा शब्द है ये जो है ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संस्था थी। ठीक है, ग्राम स्तर पर एक लोकतांत्रिक संस्था थी, जैसे प्रधान टाइप का आप समझ लीजिए। ठीक है, और इस सभा के जो सदस्य हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था उर। क्या कहते थे, तो इस सभा के सदस्य को उर कहा जाता था। फिर से बता रहे हैं कि चोल जो शासनकाल था उसमें सभा जो शब्द है वो यूज किया जाता था ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक मतलब की संस्था के लिए, और उस सभा में जो सदस्य चुने जाते थे उन सदस्यों को उर कहा जाता था। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो सभा थी ना इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाती थी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला कि वो भूमि का स्वामी होना चाहिए, तो सही बात है, भूमि का स्वामी होना चाहिए और ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जिससे टैक्स वसूला जाता हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब कि गहन कृषि कर रहे हैं, सिर्फ खा पी रहे हैं, उससे इतना गुजर बसर हो जा रहा है, तो ऐसे वाली नहीं। उससे राज्य को जो है वो टैक्स कलेक्ट मतलब होता हो, तो फिर आपके पास वो जमीन है तो आप उसके लिए योग्य है। लेकिन केवल यही एक योग्यता नहीं थी, अन्य भी योग्यताएं थी, जैसे आपका अपना घर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किराए के घर पे रह रहे हैं और आपने बहुत सारे लैंड्स ले लिए हैं, तो ऐसा भी नहीं। तीसरा कि आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि गंवार नहीं होना चाहिए। गंवार दैट मीन्स सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही ज्ञानी नहीं कहते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी जो है बहुत अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। तो जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो भी मतलब कि इसमें क्या बोलते हैं एलिजिबल हुआ करते थे। ठीक है, तो आप देखिए कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप सभा के सदस्य बनने के योग्य हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, उसी अभिलेख से ये क्वेश्चन भी बना है, अभिलेख से जो उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में मिला है चोल वंश का, उससे मैंने 2-3 क्वेश्चंस बनाए हैं, उनको देख लीजिए। कह रहे हैं कि अभिलेखों में किस प्रकार के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, साधारण लोग, तो साधारण लोगों के बारे में कौन अभिलेख लिखवाता है। दूसरा कह रहे हैं राजाओं और शक्तिशाली लोग, तीसरा महिलाओं, और चौथा किसान। तो महिलाओं को और किसानों को पूछने वाला कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि अभिलेखों में आपको राजाओं और जो शक्तिशाली वर्चस्वशाली लोग थे उनकी जानकारी मिल जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको खोजने पर मिलेंगे, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है एग्जैक्टली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि पेरिशा पूर्णम के अनुसार अडनूर की सरहदों पर किस प्रकार के लोग रहा करते थे। तो ये जो पेरिशा पूर्णम है ये एक मतलब कि ग्रंथ टाइप का है, अभी आपको बताएंगे। मैंने इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के उसको टाइप कर लिया है, टाइप किया है, आज स्क्रीनशॉट नहीं रखा है।
तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि अडनूर की सरहदों पे कौन से लोग रहा करते थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, धनी व्यापारी, ब्राह्मण, पुलाया या फिर राजा। तो सही आंसर तो हो जाएगा इसमें पुलाया, ठीक है, ऑप्शन सी वाला। अभी इसका एक्सप्लेनेशन नीचे हम बताने वाले हैं। तो देखिए ये जो अभिलेख है उसके बारे में वो क्वेश्चंस मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए थे, उसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन एक साथ मिल जा रहा है, हालांकि मैंने सब एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ देखिए जो अभिलेख है उत्तर मेरेरु अभिलेख, उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि उस अभिलेख के अनुसार जो लोग सभा के सदस्य बनना चाहते थे उनकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो उनके पास एक ऐसी भूमि होनी चाहिए जहां से राजस्व वसूला जाता हो, ठीक है। दूसरा, उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। उनकी उम्र भी देख लीजिए, उम्र का क्राइटेरिया 35 से 70 के बीच में होना चाहिए, यानी कि जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनना है तो आपको 35 साल की उम्र होनी चाहिए, तो वैसे ही 35 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, उम्र। साथ में उन्हें मतलब कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि ईमानदार होना चाहिए। अब ईमानदारी कैसे वो लोग मापते थे मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल लोग दिखाने के लिए तो ईमानदार होते हैं, अंदर से जो है वो छोड़िए। आगे देखिए कह रहे हैं कि यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 3 सालों से अगर आप किसी समिति के सदस्य थे तो आप फिर और दूसरी समिति के सदस्य नहीं बन सकते। आगे देखिए, और यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति भी जो है उस सभा का सदस्य नहीं बन सकता जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, और वो फिर चुनाव लड़ ही नहीं सकता, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। आगे देखिए कि अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों या ये मर्द है मर्दों नहीं है, साधारण मर्द और औरतों का जीवन जो है वो इस राज्य में कैसा था ये जानना मुश्किल है, क्योंकि अभिलेखों में इनके बारे में आपको कोई जानकारी मिलेगी ही नहीं। फिर आगे देखिए 12वीं शताब्दी की एक रचना है, तमिल रचना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पेरिया पूर्णम, ठीक है। तो याद रखिएगा 12वीं शताब्दी की एक रचना है, तमिल रचना है, जिसका नाम है पेरिया पूर्णम। यहाँ से एक उद्धरण दिया गया था जिसमें ये बताया गया है कि अडनूर की सरहदों पर, सरहद मतलब होता है वो जो बॉर्डर होती है ना, वो वहां पर घास फूस की पुरानी छाजन वाली, मतलब जो लोग छप्पर वगैरह छा के रहते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उस तरह के छाजन वाली झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया। तो ये पुलाया क्या है, यहाँ आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा समूह होता था जिसे ब्राह्मण और वल्लाल प्रतिष्ठित समाज के लोग अपने समाज से बाहर मानते थे। उस दिन मैंने मतलब कि ब्राह्मणों को लेकर के कुछ थोड़ा सा कमेंट कर दिया था, तो एक भाई है या बहन है आई डोंट नो, उनके द्वारा एक अजीब सा कमेंट किया गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी देखिए कि आप साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों और वल्लाल प्रतिष्ठित समाज के लोग पुलाया जो थे उनको अपने समाज से बाहर मानते थे। तो जब आपको हर जगह ब्राह्मण लिखा हुआ मिल रहा है तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि मतलब कि हमें प्रमाण दीजिए, ये सब प्रमाण ही तो है, ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ मिला है ये प्रमाण ही तो है। और दूसरी बात, अगर आज आप ब्राह्मण हैं तो ये मान के मत चलिए कि आज से 800-900 साल या 1000 साल पहले भी आप ब्राह्मण थे, क्योंकि इतना परिवर्तन हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है जातियों में जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के ना देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की अपनी एक जाति होती है, ठीक है, हम लोग अपनी ही जाति के लोग हैं, अपनी ही बिरादरी है अपनी, कि हम लोग एक स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। यहाँ पे मतलब कि जातिवाद को लेकर के थोड़ा अगर कमेंट वगैरह ना किया जाए या उसको लेकर के बुरा ना माना जाए तो ठीक रहेगा। और वैसे भी पास्ट में जो चीज़ें गलत थी, अगर हम लोग उसको गलत मान के एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं तो लानत है हमें स्टूडेंट होने पर। फिलहाल के लिए चलिए आगे देखते हैं। तो ये ब्राह्मण गलत लिखा हुआ है, ब्राह्मण और बिल्लाल क्या है, मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि जो धनी किसान हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था बिल्लाल, ठीक। आगे देखिए, तो यहाँ हमने दिखा लिया गया ना कि पुलाया क्या है। तो पुलाया जो है वो एक ऐसा समूह था जिसे ब्राह्मण और प्रतिष्ठित समाज के लोग अपनी सोसाइटी से बाहर माना करते थे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि पुलाया लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे हुए खेतिहर मजदूर रहा करते थे। यहाँ देखिए कि खेतिहर मजदूरों का जो पेशा है उसको कितनी निम्न दृष्टि से देखा गया है, यानी कि ओछा किस्म का बताया गया है। आगे देखिए, चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे
और गहरे रंग के बच्चे यानी कि जो काले कलर के बच्चे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जो काले लोहे के कंगन पहने हुए छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। और अभी तो हम लोगों के यहाँ जो पिल्ले हैं वो राजा बने बैठे घर में रहते हैं। मारुदु पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया है। बाकी जो चीजें हैं वो काम की चीजें नहीं है, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन नहीं है, वो मतलब कि एक सारांश दिया हुआ था, एक अंश दिया हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कहाँ का था ये? पेरिया पूर्णम नामक एक तमिल कृति है, वहां से ये अंश हमने लिया हुआ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि दंती दुर्ग के द्वारा कौन सा अनुष्ठान किया गया था। तो अभी हमने बताया दंती दुर्ग के बारे में हमने बता ही दिया है, तो हम लोग ये देख लेंगे कि इनके द्वारा कौन सा अनुष्ठान किया गया है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पहला अश्वमेध यज्ञ, दूसरा राजसूय, तीसरा हिरण्यगर्भ और चौथा आप देखिए वाजपेय। तो आई होप आप लोगों को ये सारे यज्ञ क्या हैं ये पता ही होंगे। ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, इस टाइम पे ऋग्वेद में नहीं लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि जो यज्ञ हैं उनका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया था, तो उसमें ये सारे यज्ञ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा वाला यानी ऑप्शन सी हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो जो दंती दुर्ग हैं इनके द्वारा कौन सा यज्ञ किया गया था? हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान है वो किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान है ये क्यों किया जाता था, यानी कि इसका महत्व क्या था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पहला कि राजा बनने के लिए, या दूसरा धार्मिक कर्मकांड, तीसरा जाति परिवर्तन और चौथा धन प्राप्ति। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें साफ साफ दिया गया है कि जो व्यक्ति है वो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके अपनी जाति में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि अगर वो किसी अन्य कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हिरण्यगर्भ जो है वो अनुष्ठान करके अदर कास्ट या अदर जो है जाति में चले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि जाति परिवर्तन के लिए हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है। और ये वाला अनुष्ठान किसके द्वारा किया गया था? तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं एलोरा की गुफा के बारे में। तो हमारे चैप्टर में एलोरा की गुफा का गुफा नंबर 15 बना हुआ है चित्र, तो हम लोगों ने वहीं से क्वेश्चन लिया है। यहाँ आपको बताना है कि गुफा नंबर 15 के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन क्या है? एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है। बी वाले में कह रहे हैं एलोरा की गुफा 15 में ये जो है गुप्त काल की कृति है। तीसरा कह रहे हैं कि एलोरा की गुफा 15 में शिव को दर्शाया गया, और चौथा कह रहे हैं कि एलोरा की गुफा 15 में बुद्ध को दर्शाया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इंक चेंज कर लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो का वाला हो जाएगा, यानी कि जो एलोरा की गुफा 15 है उसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दर्शाया गया है, ऑप्शन ए। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो एलोरा की गुफा है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो जो एलोरा की गुफा है ये आपको कहाँ मिल जाएगा? तो ये आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिलेगा। कहाँ? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिल जाएगा, औरंगाबाद में आपको ये मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 3 धर्मों का संगम है। तो हमारी जो पेन है वो थोड़ा खराब हो गई है, हाथ से लिखना पड़ रहा है इसमें। तो आप देखिए कि 3 धर्मों का संगम यहाँ है, और वो 3 धर्म कौन है? तो हिंदू भी है, हिंदू, दूसरा आप देखिए जैन, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है हमारा बौद्ध। ठीक है, तो इसमें आपको तीनों धर्मों का संगम मिल जाएगा, हिंदू, जैन और बौद्ध। और इसको बनवाया किसने था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसको भी याद रखिएगा। और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा एक और मंदिर बनवाया गया है जिसे हम कहते हैं कैलाश मंदिर, वो भी आपको इधर ही मिल जाएगा, तो ये भी काफी फेमस है। तो याद रखिएगा कि एलोरा है जो ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है कि पहला वाला कदम्ब जो है, कदम्ब मयूर शर्मा और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। दूसरा कह रहे हैं कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने शस्त्रों का उपयोग करके राज्यों की स्थापना की। और तीसरा है कि कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार ने अपनी परंपराओं को त्याग दिया। और लास्ट में आप देखिए उपरोक्त सभी।
तो आपको सही कथन बताना है। तो इसका जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऊपर तीनों के तीनों सत्य हैं, यानी कि जो कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार थे ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण एक अलग ही अपनी जाति वगैरह है। दूसरा, कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार जो है इन्होंने क्या किया था, तो शस्त्रों का उपयोग जो है वो करके राज्यों की स्थापना की थी, यानी कि कोई खुशी खुशी से जो है शांति के साथ इनके राज्य की स्थापना नहीं हुई है। और आप देखिए कि इनके द्वारा क्या किया गया है, तो अपनी जो भी परंपराएं रही हैं उनको त्यागा गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 2 हिस्ट्री से लिए गए हैं, कहीं से बाहर से क्वेश्चंस नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि राजाओं के राजस्व का मुख्य सोर्स क्या था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, किसानों से लगान, व्यापारियों से कर, या फिर का और खा दोनों। तो जाहिर सी बात है दोनों हो जाएगा। ये लोग किसानों से टैक्स भी लिया करते थे और साथ में व्यापारियों के द्वारा भी इनको टैक्स दिया जाता था। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजा किसके साथ अपनी सत्ता साझा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, सामंत और किसानों के साथ राजा जो है वो अपनी सत्ता को साझा किया करते थे, किसान और ब्राह्मणों के साथ। तो सामंत और किसानों के साथ, क्या इसका मैंने गलत बता दिया? नहीं, राजा जो है अपनी सत्ता सामंत, किसान और ब्राह्मणों के साथ साझा किया करते थे। तो ऑप्शन जो है वो सी वाला ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ब्राह्मण शामिल है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना जिसमें आप तीनों को दिया हो। तो इसका जो सही आंसर होगा ये यही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि चोल वंश के शासन काल में कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारे पास ऑप्शन है 400 से अधिक, दूसरा है कि 100 से अधिक, तीसरा 500 से अधिक, और लास्ट में आप देखिए 200 से अधिक। तो ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है, ऐसे बॉक्स बना करके हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया है 400 कर करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि चोल वंश के टाइम पीरियड में 400 से अधिक प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि चोल काल में ही एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था वेट्टी। और आपको बताना है कि ये जो वेट्टी कर है ये क्या था एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2020-21 के आसपास में। और ये जो शब्दावलियां हैं ये पूछी जाती हैं ऑलरेडी, उसमें पूछा गया था हुंडी क्या है, हुंडी, ठीक है। तो वैसे ही याद रखिएगा कि हुंडी जैसे वहां पूछ लिया गया था वैसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि वेट्टी क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, नगद में दिया जाने वाला टैक्स, या फिर जबरन श्रम, तीसरा है भूमि पर लगाया जाने वाला टैक्स, चौथा आप देखिए व्यापार पर लगाया जाने वाला टैक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि जबरन श्रम। तो चोल काल में जबरन श्रम के रूप में भी एक टैक्स लिया जाता था जिसको बोला जाता था वेट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चोल काल में किन किन चीजों पर टैक्स लगाया जाता था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला है कि मकान, पेड़, संपत्ति, दूसरा ओनली भूमि पर, तीसरा सिर्फ व्यापार पर, चौथा सिर्फ मकानों पर। तो आप देखिए कि चोल काल में जब 400 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे तो आपको लगता है कुछ छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटता था, हर चीज पे। इवन अगर आप पेड़ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी को यूज कर रहे हैं तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह से कुएं पे पानी भर रहे हैं उसका टैक्स, खेत में जो है कुछ काम कर रहे हैं उसका तो टैक्स देना ही पड़ता था। तो हर तरह का टैक्स लिया जाता था, मतलब टैक्स ही टैक्स था उस टाइम। जीएसटी टाइप का समझ लो ना कि अगर 1 रुपए का टॉफी भी आप खा रहे हो तो आपको टैक्स देना है, तो इस टाइप का समझिए। तो ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा कि मकान पे भी लेते थे, पेड़ पे भी लेते थे, संपत्ति पर भी टैक्स लिया करते थे, और टोटल 400 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। यहां देखिए अगला क्वेश्चन, तो हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि चोल काल में जो टैक्स प्राप्त किया जाता था उसका उपयोग कहाँ किया जाता था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, पहला कि सिर्फ राजाओं की जरूरतों के लिए, तो गलत बात है, राजा की जरूरत अकेले के लिए टैक्स कैसे ले सकते हैं। दूसरा, राजा मंदिर और दुर्गों के निर्माण के लिए, तीसरा सिर्फ मंदिर के निर्माण के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा आप देखिए सिर्फ दुर्गों के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन में ओनली लिखा रहे तो हमें एक बार अपना जो दिमाग है ना उसको अलर्ट कर लेना चाहिए कि क्या ये हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि राजा अपनी जरूरत के लिए भी यूज करते थे, मंदिर बनवाने के लिए, दुर्गों को भी बनवाने के लिए, हर चीज के लिए इस टैक्स का यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
कह रहे हैं कि राजाओं के अधिकारी आमतौर पर किस तरह के परिवारों से आते थे। तो अब राजा के अधिकारी थे तो अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत गरीब लोग हो जाएंगे, तो इसमें आप देखिए कि प्रभावशाली परिवारों से आते थे। तो ये जो मतलब कि बड़े घर के लोग, बड़े घर का दैट मीन्स जो धनी लोग हैं वही हर जगह अपना वर्चस्व साबित कर लेते हैं। ये कोई आज का नहीं, हमेशा का ही है। अब कुछ गिने चुने लोग अगर कहीं अपवाद स्वरूप पहुंच जाए तो वो अलग बात है, बाकी आप देखेंगे जिनका बैकग्राउंड अच्छा रहता है वही ज्यादा से ज्यादा मतलब कि किसी पोस्ट पर जा पाते हैं। अभी भी आपको ये चलन में देखने को मिल जाएगा। हम जैसे गरीब लोग बेचारे घर में झाड़ू पोछा ही करते रह जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि प्रशस्तियों में क्या जानकारी मिलती है। तो प्रशस्ति क्या होती है, मैंने पहले ही बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियोस में। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रशंसा करना, राजा वगैरह जो है अपना प्रशस्ति लिखवाया करते थे, अपने जो दरबारी लोग रहते थे उनके सामने या उनसे लिखवाते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले तो हमने ऑप्शन ही नहीं देखे। पहला कह रहे हैं कि शासक के वास्तविक जीवन के बारे में, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं शासक के बारे में जो वो खुद दिखाना चाहता था। तीसरा शासक के परिवार के बारे में। तो इसका सही आंसर जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि प्रशस्ति में वो लिखा जाता था जो शासक खुद चाहते थे कि लोग हमारे बारे में जाने। आपको बहुत ज्यादा छानबीन करके हमारे अच्छे बुरे हर कर्मों को नहीं दिखाना है, आपको केवल वो दिखाना है प्रशस्तियों में जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में जाने। तो ऑप्शन जो बी है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रशस्तियां किनके द्वारा लिखी जाती थी। तो जो लोग पढ़े लिखे होते थे उन्हीं के द्वारा, यानी कि विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो एकदम अलंकारिक, मतलब एकदम सजा सजा के भाषा को यूज किया जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो एकदम मतलब कि फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें क्या ही बहुत ज्यादा टाइम लेना, टाइम भी बचाना होता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रशस्तियों का उद्देश्य क्या होता था। तो शासक की प्रशंसा करना, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के शासक के बारे में बता दो वही है प्रशस्ति, ऑप्शन बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो नागभट्ट हैं इनके द्वारा किस शासक को पराजित किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है चक्रयुद्ध, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त तो बिल्कुल होने वाले नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि चक्र युद्ध। तो चक्र युद्ध को जो है ये नागभट्ट के द्वारा पराजित किया गया था। और इसके पहले हमने नहीं, वो राष्ट्रकूट का था। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं, नागभट्ट के बारे में। तो जो नागभट्ट हैं ये किस वंश के शासक थे। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट प्रथम, ठीक है। इनके द्वारा जो है भैया कौन से वंश की स्थापना की गई, इसी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई। और कब की गई, 8वीं सदी में की गई, ठीक है। 8वीं सदी या 8वीं शताब्दी में की गई। और इनकी राजधानी भी याद रखिएगा कि इनकी राजधानी जो है कन्नौज, कन्नौज जो है वो इनकी राजधानी का नाम था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमने बता दिया कि चक्रयुद्ध को इनके द्वारा पराजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि नागभट्ट जो है वो किस वंश से संबंधित थे। तो अभी हमने बताया कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे, ऑप्शन बी वाला। ये देखिए उनके बारे में जो है कुछ यहाँ बताया गया है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं क्या बातचीत की गई है इसमें, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये मतलब कि प्रशस्ति वही राजा का जिसमें प्रशंसा किया जाता था, यानी कि प्रशस्ति। चलिए आप देखिए कि कई शासकों की प्रशस्तियां आपने देखी है। तो जो भी शासक रहे हैं वो सब अपनी अपनी प्रशस्ति लिखवाया करते थे। उसी में आप देखिए वो लोग अपनी उपलब्धियों का बखान भी किया करते थे। और पिछले साल यानी कि इसके पहले जो हमने 6th क्लास की पुस्तक पढ़ी, हम लोगों ने तो 2 दिन पहले ही पढ़ा है, लेकिन ये बच्चों के लिए है। तो बच्चे जो है क्लास 6 एक साल पहले पढ़े रहते हैं, उसके बाद 7th में आते हैं। तो इसी वजह से उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि पिछले साल लिखा हुआ है। तो उसमें देखिए कि गुप्त शासक जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने अपनी प्रशस्ति लिखवाई थी। किससे लिखवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हरिशेन के द्वारा लिखवाई गई थी, ठीक है। तो हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी, समुद्रगुप्त ने लिखवाई गई थी, सॉरी समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी, ठीक है। तो हरिशेन ने लिखा हुआ था प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उसमें वर्णन किया गया था, खूब बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है। तो वैसे ही आगे देखिए बता रहे हैं आपसे कि संस्कृत में लिखी गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस मतलब कि इसका, इस पैराग्राफ का, कि संस्कृत में लिखी गई एक ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है प्रशस्ति पाई गई है, जो कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन करता है। यानी कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है जो कि मध्य प्रदेश में है, वो
किनके जो है बारे में बताता है, तो प्रतिहार नरेश जो नागभट्ट हैं उनके बारे में बताता है। और कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो क्या है। तो सबसे पहले आंध्र आंध्र सैंधव, जिसको सिंध कहा जाता था उसको सैंधव बोल रहे हैं एग्जैक्टली। विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है वो, और कलिंग उड़ीसा वाला हिस्सा। ठीक है, उड़ीसा का प्राचीन नाम भी कलिंग था। तो यहाँ के राजा जो है वो नागभट्टी के सामने भैया कैसे थे, तो धराशायी हो गए थे। और कब, जब वो राजकुमार थे, अर्थात जब वो शासक नहीं बने थे, उसके पहले ही नागभट्ट ने आंध्र जो है सातवाहन जो है ना उनको बोला जाता है एग्जैक्टली। तो आंध्र सातवाहन, सैंधव जो सिंध के शासक थे वो, विदर्भ जो महाराष्ट्र का एक हिस्सा है वहां के शासक, और कलिंग के जो राजा थे वो उसी टाइम पे उनके सामने धराशायी हो गए, ढेर हो गए, जिस टाइम पे वो राजकुमार थे। तो राजा बनने के बाद तो बेचारे चूचा ही नहीं कर सकते। आगे देखिए, उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को भी विजिट किया, अर्थात अभी ऊपर हमने देखा था ना चक्रयुद्ध के को इनके द्वारा पराजित किया गया था। तो वो कहाँ के शासक थे, तो कन्नौज के शासक थे। तो याद रखिएगा कि इनके द्वारा यानी कि नागभट्ट के द्वारा जो कन्नौज के शासन चक्रयुद्ध थे, कन्नौज के शासक, उनको भी पराजित किया गया। ठीक है, यहाँ आगे फिर आपको बता रहे हैं कि उन्होंने यानी कि जो नागभट्ट हैं उनके द्वारा बंगाल का हिस्सा, अनर्त जो कि गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क तुर्क मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को भी पराजित किया गया। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे वंग, तो ये वंग क्या है, तो एक बंगाल का हिस्सा है। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन सकता है। अनर्त किसको कहते हैं, तो गुजरात का एक हिस्सा है अनर्त। यहाँ देखिए मालवा, तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इधर देखिए किरात वनवासी, तुर्क तो तुर्कों को कहते हैं, वत्स और मत्स्य ये दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं। तो ये मतलब जो राज्य आप देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बन सकता है। कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा अशुमेल है, इस तरह से क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि कल्हण ने अपनी रचना में किस किस स्रोत का उपयोग किया है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षी के वर्णन या प्रत्यक्षदर्शी के वर्णन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब हम देख लेते हैं जो कल्हण है, एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं पहले। तो दूसरा कह रहे हैं यानी कि 23 नंबर का, कि कल्हण की रचना किस विषय पर केंद्रित है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कश्मीर के राजाओं का इतिहास, दूसरा है कि भारत के सभी राजाओं का इतिहास, तीसरा कश्मीर की संस्कृति, और चौथा आप देखिए कि कश्मीर का भूगोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ वाला, यानी कि कश्मीर के जो शासक रहे हैं उनका इतिहास आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब जब कश्मीर के शासक का इतिहास है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो भौगोलिक पर्यावरण है वो सारी चीजें इसमें समाहित हो ही जाएंगी। तो इसका सही आंसर आ वाला हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो कल्हण है इनके द्वारा आखिर रचना कौन सी की गई थी। तो जो इनकी रचना है वो है राजतरंगिणी। ठीक है, कौन सी है, राजतरंगिणी। 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है। ठीक है, तो ये राजतरंगिणी यहाँ लिखें या फिर अड़ा भी लिख सकते हैं, राजतरंगिणी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कल्हण के द्वारा संस्कृत में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है राजतरंगिणी, और उसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस पुस्तक को, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना बना हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर अन्य वंश के शासकों से लड़ता रहा। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, पहला ऑप्शन देखिए गुर्जर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा पाल, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। आप लोगों ने एक युद्ध का नाम सुना होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, ये मतलब कि कहाँ पे लड़ा गया था या किस क्षेत्र के लिए, तो इसी कन्नौज क्षेत्र के लिए लड़ा गया था। त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था किनके मध्य हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के मध्य ये हुआ था, कन्नौज पे नियंत्रण करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं थे या त्रिपक्षीय संघर्ष के हिस्से में कौन नहीं थे। तो याद रखिएगा कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे, तो अदर जो होंगे वो नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं 25 नंबर के क्वेश्चन में कि महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु है वो वाला, या फिर जगन्नाथ उड़ीसा का मंदिर। तो
ये भैया ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको जो है तहस नहस कर दिया था किसने, तो महमूद गजनवी ने। कब किया था, तो 1026 ईस्वी में किया था। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर आपको वाराणसी में मिल जाएगा। रामेश्वरम मंदिर आपको तमिलनाडु में मिलेगा और जगन्नाथ मंदिर जो है वो आपको पूरी उड़ीसा में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन अदर हैं। बी वाला इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और कब लूटा था, मैंने बता दिया 1026 ईस्वी में लूटा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान था जो भारत आया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, चाणक्य, किसी कीमत पे ही नहीं होगा ये। दूसरा करें अलबरूनी, तीसरा करें आर्यभट्ट, तो ये भी असंभव है। आर्यभट्ट के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियोस में। और लास्ट में कह रहे वारामिहिर, तो ये सारी बातें गलत हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलबरूनी। ठीक है, तो अलबरूनी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया ना, इसके द्वारा एक रचना लिखी गई थी और ये अरबी में लिखी गई थी रचना। उसका नाम क्या है, उसका नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है, किताब उल हिंद। उसका नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक है, और ये रचना कब लिखी गई है, तो 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी की ये रचना है किताब उल हिंद। किसने लिखी है, अलबरूनी ने लिखी है। और ये जो रचना है यानी कि किताब उल हिंद, इसमें टोटल 80 अध्याय हैं। कितने, तो 80 अध्याय या 80 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, ज्यादा नहीं है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस भाषा में ये किताब लिखी गई। हमने अभी देखा कि ये अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहमान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस क्या है, पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन आ जो है पृथ्वीराज चौहान, ये एकदम सही हो जाएगा। तो जो पृथ्वीराज चौहान हैं, ये चाहमान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इनका जो है एक बहुत ही फेमस जो पॉइंट है वो क्या है कि इनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है, किसके साथ, तो मोहम्मद गोरी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। और टोटल 2 युद्ध किए थे। एक तो पहला तराइन का युद्ध, दूसरा जो है तराइन का युद्ध, यानी कि तराइन का पहला युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होकर के भाग जाता है। जबकि दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, 1 साल बाद ही होता है, जिसमें जो हमारे पृथ्वीराज तृतीय हैं वो पराजित होते हैं। फिर आगे क्या होता है उसमें बहुत सारी बातें हैं, मतलब एकदम इतिहासकार किसी एक पॉइंट पे सहमत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। याद रखिएगा मेन पॉइंट कि तराइन का जो पहला और दूसरा युद्ध है वो 1191 और 1192 में हुआ है, मोहम्मद गौरी और किसके मध्य, पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जो है वो जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जब युद्ध होता है 1 साल बाद, तो उसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पराजित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो ये ध्यान से इसको कर लीजिएगा। ये होमवर्क है दरअसल आपके लिए। इसका एक्सप्लेनेशन हालांकि मैंने नीचे दे दिया है और पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आप मतलब कि कमेंट करेंगे तो भी हमको अच्छा लगेगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए, इसको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया है, बाकी उन्होंने बुलेट फॉर्म में मतलब ग्राफ बना करके दिया हुआ था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो चोल काल है, एग्जैक्टली ये मतलब कि चोल काल के बारे में पूछा जा रहा है। तो भूमि के कुछ प्रकार थे, तो आपको उसी भूमि के प्रकार में बताना है कि कौन सी प्रकार की भूमि को क्या नाम से जाना जाता था। हमारे पास पहला ऑप्शन है वल्लन वगाई। तो ये जो वल्लन वगाई है ये कौन सी भूमि थी आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, दूसरा गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, या फिर किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, या मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो सॉरी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, यानी कि बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो वल्लन वगाई भूमि थी वो कैसी भूमि थी, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की जो भूमि दी गई थी उसको कहा जाता था वल्लन वगाई। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मदेय। तो ब्रह्मदेय किसको कहा जाता था, तो कौन सी भूमि को कहते थे, ब्रह्मदेय, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, ऊपर बता दिए तो ये तो होगा ही नहीं, अब इसी 3 में आपको देखना है। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, तो ब्रह्मदेय से देखिए थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा है ना कि ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी जाती होगी उसको ब्रह्मदेय कहते हैं। तो इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा। अगला देखिए, तो अगली जो शब्दावली है वो क्या है,
वो है शालाभोग। आपको बताना है कि शालाभोग किसको कहते थे, कौन से प्रकार की भूमि थी। तो ब्राह्मणों को दान में भी दे गई भूमि, ये तो ब्रह्मदेय है तो ये भी कट गई, गैर ब्राह्मण वाला भी नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों में क्या हो जाएगा, तो जो शालाभोग है वो विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको कहते थे। ऑप्शन सी वाला ठीक हो जाएगा। चौथा कौन सा है, वो है हमारा देवदान या तिरुनमटुक्कनी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तो गैर ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मणों को नहीं होगा, किसी विद्यालय नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मंदिर को उपहार में जो दी गई भूमि थी उसको कहा जाता था देवदान तिरुनमटुक्कनी। तो देवदान से तो समझ आ जाएगा, देव यानी कि भगवान ही होंगे, तो मंदिर को भगवान को ही समर्पित होते हैं, तो इससे थोड़ा सा कनेक्ट करके हम इसको कर सकते हैं। और एक और बचा हुआ है, यानी कि 5 प्रकार की भूमि थी उसमें, यहाँ देखिए वो 5वीं है, क्या लिखा हुआ है, पल्लित चंदम। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पल्लित चंदम थी वो कौन से प्रकार की भूमि थी। तो सब हो गया है, ये सारे हमने ऊपर देख ही लिए हैं, तो एक ही बचा है, वो है हमारा जैन संस्थानों को जो भूमि दी गई थी उसको कहा जाता था, ऑप्शन डी वाला। ठीक, और ये देखिए इसका हमने पैराग्राफ लगा दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। यहाँ देख लीजिए कि विभिन्न कोटियों में ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो चोलों के द्वारा जो अभिलेख गढ़वाए गए हैं उसमें ये जानकारी मिलती है विभिन्न कोटियों की जो भूमियां थी उसका। तो हमने पहला देखा ना कि वल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसान जो स्वामी थे उनकी भूमि है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, शालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी, देवदान या तिरुमटुक्कनी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी, और जो पल्लित चंदम था वो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। तो ये जो है इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी ही। तो ये मेरे ख्याल से खत्म हो गया, नहीं एक आध क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि राजराज प्रथम और जो राजेंद्र प्रथम है इनके द्वारा कौन से मंदिर बनवाए गए। हमारे पास ऑप्शंस जो हैं उसमें आप देखिए कि बी वाला सही हो जाएगा, तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम जो मंदिर है वो बनवाया गया है राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि चोल मंदिर के आसपास किस प्रकार की गतिविधियां हुआ करती थी, तो इसका बी वाला हो जाएगा, शिल्प उत्पादन और व्यापार। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हाँ अब खत्म होने वाला है, तो लास्ट है ये। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मैंने इसको खुद से वैसे ही लगा दिया है। तो देखिए जो भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए कि राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाए गए जो तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर हैं वो स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। काफी भव्य मंदिर जो है बनवाए गए हैं चोलों के टाइम पे। तो आप याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि चोलों ने जो है वो राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह निर्माण किया, यानी कि उन्होंने जो मंदिर बनवाए वो बहुत विशाल विशाल बनवाए और साथ में मतलब कि जौहरियों की तरह निर्माण किया, अर्थात जो उसकी बारीकी है, उसकी जो डिजाइन्स वगैरह हैं उसको उन्होंने बहुत बारीकी से किया, यानी कि उत्कृष्ट नमूना है मंदिर स्थापत्य का। तो आगे एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे चोल मंदिर जो है वो अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली जो बस्ती हैं उनके केंद्र बने और ये शिल्प उत्पादन के केंद्र के रूप में भी माने गए। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा जो दी गई भूमि थी उससे संपन्न हुए और इस भूमि की उपज जो है उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो कि मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए कामकाज किया करते थे। और वो लोग कौन थे, तो जैसे पुरोहित हो गए यानी कि पंडित जी, दूसरे मालाकार जो लोग माला वगैरह बनाते हैं, माली जिनको हम कहते हैं, बावर्ची जो लोग भोजन बनाते थे, प्रसाद बनाते थे, तो लोग आते हैं तो उनको प्रसाद भी तो देना है, और साथ में मेहतर यानी कि जो साफ सफाई करने वाले लोग थे वो। तो ये रही है बातें। यहाँ देखिए आपको गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर भी दिखा दिया गया है, देख लीजिए, आप देखकर ही समझ रहे होंगे कि कितनी प्यारी मंदिर है। खोजे खोजे नहीं मिलने वाली हम लोगों के यहाँ, नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, हम लोगों के आसपास तो जिस तरह की मंदिर है भगवानी है। तो ये गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ से बताया भी गया है कि इस मंदिर में छत जो है वो जिस तरह से क्रमशः ऊपर जाते जाते ये देखिए पतली होती गई है, देखिए ऊपर जाते हुए पतली होती गई है। इसको आप मतलब गौर से देखें और ये देखिए जो बाहरी दीवार है इसको सजाने का जो तरीका है, ये सारी चीजें एकदम उत्कृष्ट हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि चोलों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह निर्माण किया, तो ऐसे भव्य भव्य मंदिर उनके द्वारा बनवाए गए और बहुत बारीकी से उसकी डिजाइनिंग वगैरह की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा।
ये तो उसका क्वेश्चन का आंसर था। तो ये सारे पॉइंट्स रहे हैं आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आज आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए, आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप सभी को थैंक्स, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।